अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, हमारा टॉपिक जो है ना वो 5.5 ही आज स्टार्ट करना है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो यहाँ से ही हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। टॉपिक है बेटा हमारे पास ओवरव्यू ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें हमारे पास बेटा दो डिस्कस करेंगे हम। पहले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, फिर हमारे पास आएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसमें रिन्यूएबल की पहले डेफिनेशन, फिर इसकी हमारे पास एग्जांपल, नॉन रिन्यूएबल की भी डेफिनेशन, एग्जांपल। बस यही याद करना है सारे डेटा में से। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आपने तो सारा रीडिंग ही करनी है, उसमें से ज़्यादा थ्योरी ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहें तो अच्छी बात है, वरना यही डेटा जो मैंने लिखा है ये भी लिख लें तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो देखें डेफिनेशन थोड़ा सा बुक में याद रखने के हिसाब से मुश्किल लिखी हुई है, अल्फाज तो ईजी हैं तो मैंने आसान सी लिखी है। देखें हमारे पास बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसके साथ मैंने लिखा है रिसाइकल। अब बेटा हमारे पास एनर्जी सोर्सेज होते हैं दो, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। ऐसे सोर्सेज जो ऐसे समझें तो क़यामत ही हमारे साथ ही रहने हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, और ये क्विकली जनरेट होते हैं। जैसे ही ख़त्म हुआ फिर डेली लाइफ में रीजनरेट जल्दी हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। ये हमारे पास ओवरऑल जब तक लाइफ इस अर्थ पर रहेगी तो ये सोर्सेज भी हमारे पास रहेंगे। तो ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है, देखें, एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली एंड क्विकली आफ्टर यूज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आपकी बुक में भी यही की यही डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन वर्डिंग थोड़ा सा उसने वर्डिंग तो इजी है, सच सेंटेंस लेंथी बनाया है। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो रिप्लेस्ड होते हैं, अब यूज तो हो जाते हैं ठीक है उसमें हमारे पास, लेकिन रिप्लेस्ड होते हैं नेचुरली, खुद ब खुद ही हमारे पास, और क्विकली जल्दी जनरेट होते हैं हमारे पास। ऐसे सोर्सेज को हम बेटा एनर्जी सोर्सेज को कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है, दे डू नॉट रन आउट इजीली एंड आर अवेलेबल अगेन एंड अगेन। तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, इसीलिए तो इन्हें हमारे पास रिन्यूएबल कहते हैं। ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, रहेंगे हमारे पास जब तक अर्थ पर हमारे पास लाइफ सस्टेन है। तो इसमें एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल से आपको इजीली ये सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। एग्जांपल में बेटा देखें, सोलर एनर्जी हम सन से हासिल करते हैं ना, तो अगर सूरज, जब तक हमारे पास अर्थ पर लाइफ है, आपको पता है सनलाइट तो रहेगी, तो इसका मतलब है ये जल्दी ख़त्म नहीं होती, और ये हमारे पास इजीली अवेलेबल है, क्विकली डेली हमारे पास, आपको पता है 12 आवर्स के बाद, 10 आवर्स के बाद, तो जो भी हमारे पास इसका एक सर्टेन टाइम पीरियड है, इससे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। इसी तरह विंड है, विंड देखें हमारे पास, विंड एनर्जी, तो हवा हमारे पास रहेगी जब तक लाइफ है अर्थ पर, तो जल्दी ख़त्म नहीं होगी, और नेचुरली क्विकली हमारे पास इसको हर वक्त यूटिलाइज कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ी हुई है हमने, हाइड्रो का मतलब वाटर हमारे पास। तो देखें पानी, पानी जब जिंदगी से ख़त्म हो जाएगा तो ये एनर्जी सोर्स भी ख़त्म हो जाएगा, तो हम इससे हर वक्त ही एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये क्विकली नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है। तो टाइडल एनर्जी है, इसी तरह आपको पता है जो टाइड्स की वजह से समंदर में जो पानी है उसकी वजह से जो हम जनरेट करते हैं उसकी वेव्स की वजह से, तो ये भी बेटा अवेलेबल ही रहना है। डेफिनेशंस देखें ना, डेफिनेशन के हिसाब से ये सारी वही सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं। आगे है बायोमास एनर्जी, ये हमने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो हमारे पास वेस्ट है उससे जो एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो रिप्लेस्ड होते रहते हैं क्विकली यूज के बाद, और हम हमारे पास जल्दी खत्म नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो ये सारे आ गए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब रिन्यूएबल वर्ड याद रख लेना, ये दोनों मिक्स नहीं करने। रिसाइकल से मतलब रिसाइकल जल्दी आ गए, दोबारा जनरेट हो गए। नॉन रिन्यूएबल नॉन रिसाइकल से। अब इसके उलट डेफिनेशन है, दोनों की एक ही डेफिनेशन बना लें, आपकी मर्जी है। जो बहुत ही वीक बच्चे हैं सिर्फ नॉट का वर्ड लगा दें। एनर्जी सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली वंस यूज्ड, जब एक बार इनको आपने यूज कर लिया, अब ये उतना जल्दी जनरेट नहीं होते जितना जल्दी रिन्यूएबल जनरेट हो जाते हैं। जैसे आपको पता है सोलर एनर्जी आपने यूज कर लिया, अगले दिन फिर सूर्य ने निकलना है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको एज सच ये इतना क्विकली हमारे पास जनरेट नहीं होते। तो एनर्जी सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली वंस यूज्ड, आपने एक बार यूज कर लिया, अब ये उतना क्विकली हमारे पास जनरेट नहीं हो सकते। ऐसे सोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब इसमें ये लाइन देखें, अब बुक में पूरे पैराग्राफ पढ़ेंगे यही चीज़ें आपको मिलेंगी, बस उसमें वो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दे दी है।
इसमें हमारे पास ये मेन पॉइंट है दूसरा जो लिखना है, दे टुक मिलियन ईयर्स टू फॉर्म एंड वंस दे फिनिश दे आर गॉन फॉर एवर। मतलब इनके बनाने के लिए जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनके बनने के लिए मिलियन ईयर्स आपको लगते हैं, और आप इनको एक बार जब यूटिलाइज कर लेते हैं, ये ख़त्म हो गए, तो बस फिर हमारे पास ये ख़त्म, इनको अगेन एंड अगेन यूटिलाइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है बेटा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमने पढ़ा हुआ है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये तीनों होते हैं। आपको पता है ऑयल है हमारे पास, अब पेट्रोल इसमें यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, गैस है हमारे पास। तो एक बार यूटिलाइज कर दिया आपने जो गैस, तो बस ख़त्म हो गई तो ख़त्म। अब उसको हमारे पास दोबारा रीजनरेट तो इतना जल्दी भी नहीं किया जा सकता, और अगेन एंड अगेन भी यूटिलाइज नहीं हो सकती। और आपको पता है ऑयल और नेचुरल गैसेस के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो भी फाइनाइट हैं। ये नहीं है हमारे पास अब वाटर जैसे है, सन एनर्जी है, हर जगह ही है हमारे पास। तो लेकिन ऑयल और नेचुरल गैसेस या कोल के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं। उनकी एक लिमिट है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह या फ़लाँ फ़लाँ कंट्रीज़ में है। और आपको पता है इनका डेली लाइफ में आजकल हम कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को। तो इतना हमने कहा ये दे टुक मिलियन ईयर्स टू फॉर्म। अब इनको बनाने के लिए तो मिलियन ईयर्स लग रहे हैं, लेकिन हम इनको यूटिलाइज कितना तेजी से कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एट लास्ट अगर यही हमारी रेशियो रही तो ये ख़त्म हो जाएंगे एनर्जी सोर्सेज। तो इसलिए हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इनसे एनर्जी जनरेट करनी चाहिए, ताकि हमारे पास ये जो सोर्सेज हैं ये इतना ज़्यादा यूटिलाइज ना हो, इन पर हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना हों, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे पास टाइम लगता है, और फिर हम इसको यूटिलाइज बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं डेली लाइफ में। तो ये आपके पास बेटा टू द पॉइंट डिफरेंस था। वो वाला आपने पैराग्राफ सारा रीडिंग वीडिंग करके यही चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, यही चीज़ें लिख दें उस पूरे टॉपिक में से, बस रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की डेफिनेशन और एग्जांपल। तो ये आपके पास है डिफरेंस इसका पहला हमारे पास। अब आ जाते हैं दूसरा हमारे पास बेटा चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अगेन आपने अरेंज करना है। बुक में सिर्फ अरेंजमेंट नहीं है इनकी सही, बाकी हर चीज़ ठीक लिखी हुई है हमारे पास। अब ये सारे जो हमने अभी पढ़े हैं सोर्सेस, ये एक टेबल बना हुआ है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, ये वाला हमारे पास। तो इसमें देखें हमारे पास लिखा हुआ इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज। अब हमने दो तरह के पढ़े हैं, वेरियस का मतलब वही दो टाइप के ही आ जाएंगे, या कोई होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा। अब इसके बेटा आपको एडवांटेजेस और टू द पॉइंट बात जो है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गिवन है कि भाई आपने जो पीछे पढ़े हुए हैं उनके जो एनर्जी सोर्सेज हैं फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। तो पहला हमारे पास देखें, पहला फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स कौन सा था, अब ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स था। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में अलग से भी आ जाए कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं वही डेटा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स थे। तो इसकी रीडिंग कर रहे हैं हमारे पास, देखें कहता है फॉसिल फ्यूल इज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, वाटर पानी की निस्बत, पानी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो पेट्रोल या डीजल हमारे पास आपको पता है एनर्जी इनसे ही डेली लाइफ में ज़्यादा यूटिलाइज या कॉमन इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की निस्बत। अच्छा जी, आगे इट आल्सो प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन दैट अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ बैडली। अब देखें इससे पॉल्यूशन कितनी ज़्यादा जनरेट हो रही है। आपको पता है हमारे पास गाड़ियों का धुआं, ये जितना भी हमारे पास ऑयल जहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, कोल फैक्ट्रीज वगैरह में जो ये सारा यूटिलाइज हो रही हैं, रन कर रही हैं फॉसिल फ्यूल्स पर, तो उनसे कितना ज़्यादा आलूदगी और पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है। तो वही कह रहा है कि ये हमारे पास ठीक है कॉमन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका देखें डिसएडवांटेज में क्या आ गया, एक्सपेंसिव भी है और इसके ह्यूमन हेल्थ पर बैडली इफेक्ट है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास इससे हो रही है, इसके धुएं की वजह से आपको पता है कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो वही बेसिक चीज़ें हैं। ऑन द अदर हैंड, अब देखें ऑन द अदर हैंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये हमने पीछे पढ़ी थी कि वाटर से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, अब ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स।
तो जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उनको देख रहे हैं। इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे सस्ते हैं हमारे पास। आपको पता है पानी से हमारे पास बिजली प्रोड्यूस करें या एनर्जी हासिल करें, तो इसमें कौन सी हमारे पास पानी की महंगाई या एक्सपेंसिव है इतना। तो यही कह रहा है हमारे पास कि पहली बात ये एडवांटेज आ गया किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का, दोनों में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका हमारे पास फायदा क्या है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा जी, इट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, अब इससे पोल्यूशन आलूदगी वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन अब देखें इसका डिसएडवांटेज आ रहा है, कहता है it has only one negative point that it may cause water logging by raising the water table under the nearby lands। अब देखें हम डैम बना रहे हैं बेटा, तो डैम में हमने वाटर स्टोर किया है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डैम के करीब जो भी हमारे पास ज़मीनें होंगी, लॉगिंग का मतलब जैसे आप पाक स्टडी में आपने वर्ड पढ़ा होगा, सेम मोथोर, हमारे पास वही चीज़ है। तो करीब वाली जो ज़मीनें होती हैं उनका जो, उनके ऊपर जो वाटर या हमारे पास पानी की तह बन जाती है, सेम वगैरह का जो इश्यू होता है, तो वो इसकी वजह से हो सकता है। ये सिर्फ इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप एक डैम बनाते, उधर वाटर आपने स्टोर कर दिया, तो वाटर जो हमारे पास स्टोर है उसका इफेक्ट जो करीबी ज़मीन हैं उन पर पड़ेगा, कि उनका जो वाटर लेवल है, जो पानी की तह है, वो उन पर एक बन जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है, हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं वो अफेक्टेड होती हैं। तो इसका मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी सस्ती भी थी, हमारे पास पोल्यूशन भी प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि साथ वाली ज़मीनों के हमारे पास इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, वहाँ पर वाटर लेवल इंक्रीज कर सकता है। आगे आ जाए बेटा, तीसरा है। अब एंड पे मैं आपको सारा ये बताऊंगा कि इसको आपने नीट में लाजमी लिखना है, आगे भी अलहदा से भी टॉपिक लिखा हुआ है हर एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो आपने नीट में कैसे इन सब चीज़ों को अरेंज करना है वो आखिर में बता दूंगा। तो आगे आ जाए बेटा, द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी ईटीसी इज पोल्यूशन फ्री। अब इनके फायदे आ गए, अभी हमने पढ़ा है ये सोलर एनर्जी जो थी, विंड एनर्जी जो थी, टाइडल एनर्जी जो थी, ये हमारे पास रिन्यूएबल थी ना, अगेन ये उसका फायदा आ गया। अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं आप, अगर वो कहे कि भाई सोलर एनर्जी के क्या फायदे हैं, विंड एनर्जी के क्या फायदे हैं, तो ये लिख देना है। अगर वो रिन्यूएबल के पूछ रहा है तो भी ये रिन्यूएबल में भी आ सकता है। द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री। आपको पता है विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं या सोलर एनर्जी है आपके पास, इससे कौन सा धुआं प्रोड्यूस हो रहा है या पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है, ये सारे पोल्यूशन फ्री हैं, आपके पास इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, ये इनका एडवांटेज आ गया। अगला हमारे पास, ओनली द इनिशियल कॉस्ट इज हाई इन द यूज ऑफ दीज सोर्सेज। पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा, वो कहता है इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। जैसे आप सोलर वगैरह खरीदते हैं, बैटरी बल्ब पूरा सेटअप लगाया सोलर पर, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो बस आपकी इनिशियल अमाउंट जो लगी है तो लगी है ना, आगे तो हमारे पास इजी है इसका यूज। तो यही चीज आपको कह रहा है, डेली लाइफ में अपना सेंटेंस बना के लिख सकते हैं कि इनिशियल कॉस्ट इसकी आती है तो आती है, आगे हमारे पास आसानी है, कोई इतनी हाई कॉस्ट नहीं है। तो ये दो हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के पढ़ लिया अलहदा। तीसरा हमारे पास बेटा है न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, इज वेरी डिजायरेबल सोर्स। डिजायरेबल क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा हमारे पास कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम जो एनर्जी हासिल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गेन होती है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे पास के एनर्जी डेली लाइफ में जितनी भी यूटिलाइज हो वो न्यूक्लियर एनर्जी से हासिल करें। वेरी डिज़ायरेबल या कॉमन सोर्स है हमारे पास। अब इसके फ़ायदे और नुकसान देखें। इट इज़ चीपर, थोड़ी सी सस्ती तो है, इतनी ही नहीं है हमारे पास। एंड कैन मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ एनर्जी इजीली। अब देखें ये सेंटेंस बड़ा ही आसान सा है और इसका मतलब समझें कि ये जो हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी, इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा गेन हम कर सकते हैं। अब एनर्जी गेन कर सकते हैं, थोड़ा सा चीपर भी है, और हमें तो डेली लाइफ में अब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। अगर हम वाटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं या बाकी ये जो सोर्सेज हैं, इनसे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की जितनी डिमांड्स है वो पूरी की पूरी नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। तो ये हमारी डेली लाइफ की डिमांड्स को इजीली प्रोड्यूस कर सकती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में सनलाइट से जो हमारी हीट एनर्जी आ रही है, अब देखें ये कितनी हमारे पास एनर्जी है,
और ये मीट अप कर रही है हमारे पास, इंक्रीजिंग डिमांड्स को पूरा कर रही है। तो ये किसकी वजह से? हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इसी तरह कहता है कि अर्थ लेवल पर भी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी ही है, जितनी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है ये प्रोड्यूस कर सकती है। बाकी ये जो सोलर एनर्जी है इनसे तो हम थोड़ी बहुत एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी डिजायरेबल सोर्स भी है, चीपर भी है, और डेली इंक्रीजिंग डिमांड्स जितनी एनर्जी की हैं वो हम इससे हमारे पास गेन कर सकते हैं। तो ये छोटे से हमारे पास इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करना है। उसके बाद हमारे पास बेटा आएगा अलहदा, मेरे ख्याल में हेडिंग बनी हुई है, हाँ जी, 5.6। अब ऊपर वाला टॉपिक ये सारा हो गया, सिर्फ रीडिंग करनी है। जो चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट की थी, याद रखने वाली चीज़ें वही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। 5.6 है बेटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। वही वाली बातें होंगी जो अभी टेबल में पढ़ के आए हैं, बस सेंटेंसेस चेंज किए हैं सारी चीज़ें। इसीलिए आपको कहा है कि टेबल वाला और ये वाली जो हेडिंग है इनको इकट्ठे लिखना है। अब ये आपकी एबिलिटी है कि आप कैसे अरेंज करते हैं चीज़ों को। तो ये टॉपिक एक ही है हमारे पास, उसमें अलग अलग चीज़ों का भी लिखा हुआ है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल भी उसी में आ जाते हैं। अलग अलग कोई एनर्जी का पूछ ले कि इस एनर्जी का क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, वो भी उसी में आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास है 5.6, इसको देखते हैं। कहता है द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। वही मतलब है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हम हासिल कर रहे हैं उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो देखें, द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वही जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर से, इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड पोल्यूशन फ्री। पीछे यही नहीं पड़ा है कि ये पोल्यूशन भी फ्री है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, और इकोनॉमिकल का क्या मतलब है, सस्ती भी है हमारे पास। तो देखें वो टेबल वाला पॉइंट आ गया इधर ही। अब यही नीट में आपने पॉइंट बना कर लिखने थे उधर। दूसरा बेटा हमारे पास सोलर पावर, पीछे भी टेबल में पढ़ चुके हैं सोलर एनर्जी का। द सोलर पावर, विंड, टाइडल एंड वेव पावर नीड मोर इनिशियल कास्ट। पीछे पड़ा है कि सोलर एनर्जी ये जो सारी हैं इनको कास्ट थोड़ी सी इनिशियल ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बट दे डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन एंड आर आल्सो इकोनॉमिकल एज वेल। ये भी टेबल वाला पॉइंट है, उधर से लिख ले, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ईजी था इससे। कि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इनिशियल कास्ट उन पर लगती है, लेकिन ये भी हमारे पास चीप भी है। इकोनॉमिकल मतलब क्या है, चीप है हमारे पास, और पोल्यूशन फ्री भी है, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती हमारे पास। आगे ऑन द अदर हैंड पावर जनरेशन बाय फॉसिल फ्यूल्स। अब पहला पॉइंट वही पड़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स पोल्यूशन क्रिएट करता है, एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स ऐड टू द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। जाहिर है फॉसिल फ्यूल्स, आप पेट्रोल यूज़ करते हो गाड़ियों में, डीजल यूज़ करते हो, तो धुआं वगैरह जो है ये सारा पोल्यूशन का बहस बनता है। गाड़ियों का शोर इसी पर तो रन कर रही हैं, तो सारी पोल्यूशन में आ जाती है। तो कहता है पावर जनरेशन जो फॉसिल फ्यूल्स या न्यूक्लियर फ्यूल है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूल्स मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए हमारे पास हासिल करते हैं फ्यूल, तो ये भी हमारे पास इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन का बहस बनता है। आगे है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस स्मोक। अब देखें यही बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या लेना है, पेट्रोल बर्न करता है तो बाइक आपकी चलती है, गाड़ी चलती है, ये प्रोड्यूस करती है स्मोक, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट। तो ज़ाहिर है तीनों चीज़ें ही प्रोड्यूस होती हैं। आपको पता है गाड़ियाँ चलती हैं तो धुआं तो प्रोड्यूस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस हमारे पास रिलीज होती है, उसके साथ हमारे पास आपकी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। गाड़ियाँ जितनी गर्म हो रही हैं हमारे पास, तो हीट उनसे जो रिलीज हो रही है तो वो हीट एनर्जी में आ जाती है। आगे है जी, दे इनहेंस डायरेक्ट पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। अब इनका धुआं कहाँ जाएगा, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका धुआं वगैरह हमारे पास किधर जाएगा, एटमॉस्फेयर की तरफ ही जाएगा। विंड मिल्स आर वेरी नॉइजी। अब ये हमारे पास देखें विंड एनर्जी का एक डिसएडवांटेजेस इधर आ गया। देखें चीज़ें अरेंज उसने नहीं की हैं बिल्कुल, कहीं पर एडवांटेज लिख रहा है फिर बीच में डिसएडवांटेजेस आ जाता है। तो आपका काम यही है कि आपने एक हेडिंग बनानी है एडवांटेजेस ऑफ एनर्जी, उसमें इस पैरे को अच्छे तरीके से पढ़ना है, टेबल वाला पैरा पढ़ना है, सिर्फ एडवांटेजेस लिख लेने हैं। आगे आ जाएंगे डिसएडवांटेजेस, वो इसी तरह देख लेने हैं, इनमें से एक एक लाइन दो लाइन बीच में जो भी आ रही है वो डिसएडवांटेजेस वाली उठा लेनी है। अरेंजमेंट होगी तो बेटा याद करने में पीछे आपको आसानी होगी, वरना इधर से देखें कहीं पर एडवांटेजेस आ रहे हैं कहीं पर डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। अच्छा जी, हम विंड मिल्स आर वेरी नॉइजी। हमारे पास कहता है विंड एनर्जी से जो मिल्स हमारे पास चल रही हैं
तो उनका हमारे पास आपको पता है अच्छा खासा इक्विपमेंट हमारे पास लगाते हैं ना, ये वो जो पीछे आपका बना हुआ था इक्विपमेंट सेटअप हमारे पास जो विंड एनर्जी पे चलती हैं जो भी चीज़ें हमारे पास फैन वगैरह लगे हुए थे, तो उनका शोर हमारे पास वो भी नॉइज में आ जाता है। ज़ाहिर है पोल्यूशन का ही बहस है, वही नॉइज भी हमारे पास पोल्यूशन में ही आ जाती है, एक उसकी टाइप है। तो कहता है विंड मिल्स आर वेरी नॉइजी, डिसएडवांटेज आ गया। सम पीपल थिंक दैट विंड टर्बाइन स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। अब वही बात है, ये हमने जो पीछे पढ़ा था कि हमारे पास टर्बाइन वगैरह लगी हुई थी, वो विंड वाली जिसके पंखे हमारे पास घूमते थे, तो वो अगर ज़मीनों में खुदाई करके सारा लगाएंगे तो कहता है कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी हमारे पास इसका डिसएडवांटेजेस है। जैसे ज़मीन की वैसे खूबसूरती है, एक सेटअप है, तो दरमियान में ये आपने ऐसे समझे ज़्यादा खंबे और उस तरह का सेटअप लगाया हुआ है विंड एनर्जी का, तो ये उसकी ब्यूटी को डिस्टर्ब करता है, स्पॉइल करता है। डिसएडवांटेजेस विंड एनर्जी का ये सारा उसमें आ रहा है। आखिरी पैरा आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी का है। अगेन न्यूक्लियर पावर जनरेटर कहता है आर आल्सो रन बाय स्टीम प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर हीट एनर्जी। ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी से स्टीम रन करेगी, स्टीम से जनरेटर्स, जनरेटर से हमारे पास फिर आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो कहता है जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर जनरेटर आर आल्सो रन बाय स्टीम, ज़ाहिर है स्टीम से ही चलते हैं, प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर हीट एनर्जी। अब ज़ाहिर है स्टीम का मतलब भाप हमारे पास, तो हीट एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है ना। हीट इट सेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। अब हीट जो आपके पास है ये भी हमारे पास पोल्यूशन की एक किस्म है। अब देखें धुआं भी तो इसी से जनरेट हो रहा है ना हमारे पास। ओवरऑल हम इसका इफेक्ट नेगेटिव यही देखते हैं कि इससे अर्थ लेवल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो वही चीज़ जैसे सर्दियों में गर्मियाँ फील हो रही हैं आजकल और गर्मियों में सर्दी हमारे पास, और ये डिस्टरबेंस आंधी तूफान वगैरह जो हमारे पास हैं ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। तो वही कह रहा है कि हीट जितनी हमारे पास जनरेट हो रही है ये भी पोल्यूशन की एक टाइप है। आगे है मोर ओवर देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ लीकेज ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन विच इज हार्मफुल टू लिविंग बॉडीज। पीपल लिविंग अराउंड न्यूक्लियर प्लांट्स आर ऑलवेज एट रिस्क। तो इसमें देखें बेटा, जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो हम जनरेट कर रहे हैं, ऐसे समझें जो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन पीछे हमने पढ़े थे कि इससे हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। तो मोस्टली फिशन रिएक्शन, तो एटॉमिक बॉम्ब में भी हमारे पास यही फिशन रिएक्शन ही हो रहा है। तो इसमें हमारे पास बेटा ये होता है, अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं। अब जब वो रेडिएशन इमिट करेंगे तो ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनसे हम फिशन रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या ये जो हमारे पास रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये रेडिएशन इमिट करेंगे और ये रेडिएशन हार्मफुल होती हैं। अब इन रेडिएशन को आप कैसे याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं बेटा। हमारे पास जब कोई कैंसर वगैरह का पेशेंट होता है तो उस पर हमारे पास गैमा रेज फॉल कराई जाते हैं, आपको पता है। और वो गैमा रेज फॉल कराने की वजह से उसकी बॉडी पर उसके इफेक्ट नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास इफेक्टेड हो जाती है बॉडी, जैसे बाल वगैरह गिर जाते हैं, वीकनेस हो जाती है। तो ये मतलब उन्हीं रेडिएशन के डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये वाला जो हम रिएक्शन कराते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें भी यही होता है। इसमें गैमा रेज, ये जो हमारे पास हार्मफुल रेज हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं। अब नेचुरली भी ये रेडिएशन पाई जाती हैं लेकिन बहुत ही थोड़ी होती हैं, लेकिन जब ये रिएक्शन कराएंगे तो ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा रिलीज होती हैं। अब ज़्यादा रिलीज होंगी तो ऐसा समझें जैसे हम कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा फॉल करेंगी तो हार्मफुल है ना, करीब रहने वाले लोगों के लिए भी उनको अफेक्ट करेंगी, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेंगी, और इससे हमारे पास रेडिएशन से कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो इसलिए कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर जनरेटर से जो हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं, पहली बात है स्टीम हीट, वो भी पोल्यूशन है, और इससे रेडिएशन जो इमिट हो रही हैं वो भी हार्मफुल होती हैं। करीबी लोग जो भी रहते हैं हमारे पास वो उससे इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपके जनरल नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ, आपको पता होगा हमारे पास कि एटॉमिक प्लांट्स जितने भी होते हैं जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहे होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब या ये वाला सेटअप, मिसाइल वगैरह बनाने का सेटअप, ये आबादियों से दूर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास रेडिएशन इमिट होनी है और वो हार्मफुल हो सकती हैं करीब रहने वाले लोगों के लिए। तो ये आबादी से दूर ही ये सारे दिफाई हमारे पास जो सेटअप होते हैं वो वहाँ पे लगाए जाते हैं। अच्छा जी, आखिरी लाइन है हमारे पास। कहता है द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज अनदर प्रॉब्लम
फॉर द न्यूक्लियर पावर जनरेशन। अब बेटा होता ही है, जैसे हम कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, आपने इंजेक्शन लगवाया, अब उसकी सिरिंज है हमारे पास, उसे फेंक देना है, वो तो वेस्ट है हमारे पास। तो अब इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो आपने न्यूक्लियर रिएक्शन कराया है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, अब उसका वेस्ट भी हार्मफुल होता है। अब उसको ये नहीं है कि आप नॉर्मल पोल्यूशन की तरह जैसे हम कागज़ फेंक देते हैं उसको जहाँ पर भी हमारे पास गया है, एज सच हार्मफुल नहीं है। लेकिन ये हमारे पास जो डिस्पोजल या वेस्ट होगा न्यूक्लियर रिएक्शन का, इसको हमारे पास जो ठिकाने लगाने वाला सेटअप है, ये हमें इस पर अच्छी खासी तवज्जो देनी होगी। अगर ये वेस्ट भी हमारे पास रेडिएशन इमिट कर रहा होता है, नुकसानदेह होता है, अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो ये भी हमारे पास पोल्यूशन का बेस बन सकता है। तो यही इसमें बात लिखी है, कहता है हाउ एवर एनी फॉर्म ऑफ वेस्ट एनर्जी एंड्स अप एज थर्मल एनर्जी दैट गोज टू द इन्वायरमेंट। कोई भी एनर्जी जो हम बेटा यूटिलाइज कर रहे हैं डेली लाइफ में, आखिरकार वो थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है। तो हीट एनर्जी खुद पोल्यूशन है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। जैसे गाड़ियां चल रही हैं, हीट अप होंगी, हीट हुई तो हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, खत्म, वो तो जाएगी एटमॉस्फेयर की तरफ, अगेन वही पोल्यूशन का बहस है हमारे पास। तो जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं उससे हीट एनर्जी तो पैदा हो ही रही है, और वो तो पोल्यूशन है हमारे पास। दस थर्मल पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो वही कह रहा है, थर्म का मतलब होता है हीट, तो जो हीट की वजह से पोल्यूशन है वो तो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, जो कि सबब बनती है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का बेटा यही मतलब है, जैसे आजकल हालात हमारे पास बने हुए हैं, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, और हमारे पास टेम्परेचर वेरी करता है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में सर्दी और सर्दियों में गर्मी फील हो रही होती है। तो ये चीज़ें सारा जो हमारे पास नतीजा है, आंधी तूफान, जो हमारे पास डिस्टर्बिंग सेटअप है पूरा, ये किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, कोशिश मैंने की है सारा ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। अब आपने इसमें से बेटा सारा नहीं याद करना होता है, पहले भी बताया था। ये वाले पॉइंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले उठाने हैं एक बार रीडिंग करने के बाद, और ये आपका जो टेबल बना हुआ है इसमें से पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट काम आना है, आपने इसी फॉर्म में पॉइंट्स बनाने हैं जैसे यहाँ पर बने हुए हैं। तो पहले एडवांटेजेस की हेडिंग दें, उसमें चाहे फॉसिल फ्यूल्स आ रहा है, चाहे सोलर एनर्जी आ रही है, चाहे आपके पास विंड एनर्जी आ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी आ रही है, उन सब के जैसे इस टेबल में लिखे हुए हैं एडवांटेजेस नोट कर लें। दूसरा पॉइंट बनाए हमारे पास डिसएडवांटेजेस का, टेबल में से उठाएं पॉइंट जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे इन पॉइंट्स में लिखे हुए हैं डिसएडवांटेजेस, यहाँ से वो उठाएं, वो डिसएडवांटेजेस वाले डिफरेंस में लिखें। तो इस तरह आपका सीक्वेंस अच्छा बन जाएगा और याद करने में भी आसानी होगी। सेंटेंस तो आपने अपने बनाने हैं कि भाई इस चीज़ के एडवांटेजेस ये हैं, फ़ायदे ये हैं, हमारे पास नुकसानात ये हैं। और दूसरी बात, अब इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं बेटा, हमने पीछे भी अच्छी खासी टाइप्स पढ़ी हैं एनर्जी की, उनमें सोलर एनर्जी थी देखें, अब इसमें सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आ रहे हैं, तो आप उनमें भी उन टॉपिक्स में भी इनको ऐड कर सकते हैं, ये फजूल नहीं है। ऐसे सोलर एनर्जी आप लिख रही हैं, आप वो टॉपिक लिखें जो उधर लिखा हुआ है, ये एडवांटेजेस आपके जहन में रहने चाहिए, एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस, वो भी आपकी 5-7 लाइन्स बढ़ जाएंगी। इसी तरह हमने पीछे विंड एनर्जी पढ़ी है, न्यूक्लियर एनर्जी पूरी अलग से पढ़ी है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उनमें भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपका लॉन्ग थोड़ा सा टॉपिक बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा।